अस्सलाम वालेकुम जमाल अलवी साहब। जमाल साहब तैयार होकर नूर को वहां से लेने जा रहे थे क्योंकि वो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और चाहते थे कि अपनी पूरी फैमिली के साथ पहला कदम रखें। अभी उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था कि ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस सामान सिखार कर कर्श लेते हुए अंदर कदम रखते हुए कहा। ये क्या बदतमीजी है? अंदर कहाँ जा रहे हो? जमाल साहब उस आदमी को पहचानते हुए एकदम सामने आते धाड़े। घर देख रहा हूँ सुसर साहब। उससे पूरे घर पर नजर दौड़ाते फिर सामने हैरत में खड़ी मिशाल बेगम को देखा। वाह, जब बीवी ऐसी क़यामत हेज़ हो तो बेटी तो ऐसी ही होनी थी। उन्होंने मिशाल बेगम के सरापे को देखते सोचा और उरुलैन को देखने के लिए अपनी बेताब नसें फेरी आसपास, जो कितने दिनों से पार्क नहीं आ रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो मेरे घर से, वरना पुलिस को बुलवाकर वो हश्र करवाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। सामने आते जमाल साहब ने गुस्से से कहा और उसे पीछे धक्का दिया कि सामान लड़खड़ाकर खुद को संभाल गया। गुस्सा नहीं सुसर, दामाद पर गुस्सा नहीं करते, वरना उसका दिमाग बिगड़ गया तो दोनों बेटियां गायब हो जाएंगी। पिस्टल निकालकर जमाल साहब के माथे पर रखते हुए समझाते हुए धमकी देने लगा और मिशाल बेगम के हाथ पांव फूल गए अपने शोर के सर पर गन देखकर। जमाल! खौफ से चीखती हुई आगे बढ़ी और अपने शोर के सामने खड़ी हुई। क्या हुआ मामा पापा को? साथ वाले रूम से अपनी माँ की चीख सुनती हुरुलैन घबराई सी बाहर निकली और उसकी खूबसूरत आवाज़ पर समान ने अपनी नजरें दोनों मियाँ बीवी से हटाकर उनके पीछे देखा तो आंखों में सिर्फ उसे देखते ही नशा छाने लगा। जो सुर्ख घुटनों तक आती फ्रॉक, जीन्स में दुपट्टा शाने पर फैलाकर, फीके बालों को आगे और कुछ पीछे फैलाकर बाहर आती उसके सामने खड़ी थी। श्श! समान ने पिस्टल का रुख उसकी तरफ करके जमाल साहब और मिशाल बेगम को चुप रहने का इशारा किया और उसकी जानिब कदम उठाए। वापिस जाओ हुरुलैन। जमाल साहब गुस्से से कुछ कदम के फांसे पर सामान को देखते हुए बोले तो उसे गुस्से से मुड़कर जमाल साहब को देखा। क्या हुआ पापा? गुरुलैन अपने बाप की आवाज़ से परेशानी, अनजाना खौफ महसूस करके बोली कि विशाल बेगम खुद उसे अपने साथ रूम में लेकर बंद हो गई। मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ अपने लिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करते सामान ने मुड़कर जमाल साहब से कहा। दफा हो जाओ यहाँ से। जमाल साहब धाड़ कर उसे बाहर की जाने धक्का देते हुए बोले। एक पल को सामान की आंखों में लहू उतर आया और मुसलसल उसकी धाड़ पर बाहर जमा हुए लोगों को देखकर वो सब कर गया और ऐसा सिकन वापस छुपा दी। देखो, मैं इसे खुश रखूंगा, यकीन करो मेरा। शरीफों का लिबादा ओढ़े वो नर्म लहजे में बोले। पर जमाल साहब कहाँ भूल सकते थे उस आदमी को जिससे आइसक्रीम पार्लर में उसकी बेटी को उठवाने का कहा था। 20 से। मैंने कहा ना, दफा हो वरना वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। एक धक्के से उसे घर से बाहर निकालते हुए हुर्राए और सामान गुस्से से मुठियां भींचकर एक नज़र उस पर डालकर वहां लोगों की भीड़ को देखते चला गया। मतलब ऐसे नहीं मिलने वाली थी उसकी ब्लाइंड ब्यूटी। बाहर आओ मिशाल। दखली दरवाज़ा बंद करते जमाल साहब रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए बोले और मिशाल बेगम अपने साथ लगी हुरुलैन को लेकर बाहर निकली। कौन था जमाल? वो हुरैन के माथे पर लब रखते हुए पूछने लगी तो जमाल साहब ने नफी में सर हिलाया। मुझे लगता है हमें आज रात को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, अपने घर। हुरैन को अपने सीने से लगाते उन्होंने सोच विचार के बाद कहा। तो फिर नूर? विशाल बेगम परेशान हुई। उसे मैं कल जाकर ले आऊंगा, तुम अभी से सामान पैक कर दो। सोफे पर बैठते उन्होंने हुक्म दिया तो विशाल बेगम सर हिलाती हुई वापस रूम में चली गई। जानती थी यही ठीक था। डरो नहीं बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। कामती हूर के सर पर पोसा देकर बोले तो मुस्कुराती सर हिलाकर अपने आंसू साफ करने लगी। उनके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद गई। वो अब मुतमईन थी और थोड़ी खुश भी कि वो खुद जाकर इस्तीफ़ा देकर आई थी। आसिया बेगम को एक दोस्त से मिलने का कहते वहाँ इतने दिन साथ रहने पर अचानक इस्तीफ़ा देने पर काफ़ी कुलीग से वजह पूछी थी और नूरुलैन प्रिंसिपल को बता चुकी थी हकीकत कि उसका निकाह हो गया है और आगे का वो खुद समझती। सा हिला गई। बाकी कुलीग्स के सामने उससे बहाना बना लिया था। अगर उन्हें हकीकत बताती तो कहती कि हमें इनवाइट नहीं किया वगैरह वगैरह। अब नूर क्या बताती कि उसका निकाह कैसे हुआ है। अगर शायद उसी कुलीस शामिल होती निकाह की तकरीब में ज़रूर उसकी किस्मत पर अफसोस करती कि जिससे निकाह होने वाला था वो तो छुप गया। अलबत्ता छोटे भाई से करवा दिया। नूर बीबी बड़ी बेगम आपको बुला रही हैं अपने रूम में। मुलाजमत दरवाज़ा नॉक करती बोली और नूर जो सोचों में गुम थी सर हिलाकर चादर उतार कर तय करती दुपट्टा शानों पर फैलाकर उसके पीछे आई। जी ताई अम्मी आपने बुलाया? नूर रूम में दाखिल होती मुस्कुराकर आसिया बेगम की पुष्प को देखती बोली तो उन्होंने सर हिलाते उससे बैठने का कहा। वो बेड के कोने पर टिक गई।
नूरुलैन, हमारे खानदान में सालों से औरत के लिए असूल है, क्यों निकाह या शादी के बाद ना अपनी कलाइयाँ सुनी छोड़ती है, ना ही फीके रंग पहनती है। आसिया नूरुलैन की सूनी कलाइयाँ और सीग्रीन कमीज पर वाइट शलवार, वाइट दुपट्टा ओढ़े देखकर नागवारी से कहती बेड पर कुछ डार्क रंग के ड्रेसेस और चूड़ियाँ रखने लगी। क्यों ताई अम्मी, कपड़ों और चूड़ियों का निकाह से क्या ताल्लुक? वो नासमझी से उन्हें देखती अपने आप को देखकर कुछ हैरत से पूछने लगी। तेज रंग कपड़े उसकी खुशहाल जिंदगी को बयान करते हैं और चूड़ियों की खनक अपने शोहर को मुतवज्जा करने के लिए होती है। आसिया बेगम की बातों पर नूर का सर झुक गया और उसका चेहरा सुर्ख होकर दबने लगा। तो क्या अब वो दाद को अपनी तरफ मुतवज्जा करे? एक तो कमाल ने बगैर मेरे बेटे की मर्जी पूछी उसका निकाह करवा दिया, ऊपर से तुम्हारी रहन सहन पहनावे से मेरा बेटा मजीद दिल बर्दाश्त ना हो। ये लो, और नाश्ते की टेबल पर सुबह इनमें से कोई एक सूट और चूड़ियाँ पहन कर आना, ताकि उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल हो, वरना बैठी रहना सारी जिंदगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तल्ख लहजे में कहती आसिया बेगम ने नूरुलैन को शॉक कर दिया। अब जाओ, मुझे कुछ काम है। उसे खामोश खुद को तकती पाकर आसिया बेगम नागवारी से गोया हुई तो नूर होश में आती सर हिलाकर उठी और बेड पर रखी चूड़ियाँ कुछ ड्रेस उठाकर वहां से निकली। क्या है मेरे रहन सहन और पहनावे में, अच्छी भली तो लग रही हूँ। और क्या मेरी तरह दाद से भी उसकी मर्जी नहीं पूछी ताया अबू ने? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ आकर उसे सिर्फ शौक पर शौक मिल रहे थे। कपड़ों को बेड पर फेंककर वो दुख से सोचने लगी। "हम्म, तुम्हें अपनी तरफ मतवज्जा करती है मेरी जूती।" उसे तो अभी उस रात वाला वाकया ही नहीं भूल पा रहा था। वो खड़ी हुई ड्रेस और चूड़ियाँ अपनी अलमारी में रखती हाथ झाड़ने लगी। क्या वो पहले कम मतवज्जा था उसकी जानिब, जो इस बनाव सिंगार से अपने लिए ही मुश्किल पैदा कर दे? देख नहीं रही थी दाद कितना बदल गया था। दोस्त आप आ गए? लॉन्च में सोफे पर बैठी मुस्कान बुरहान को देखकर खुशी से चिल्लाई। यस माय फेरी, दोस्त आ गया। उसने उसके सर पर लपकते कहा तो वो उसकी टांगों से लिपट गई। बुरहान इस्लामाबाद गया था उसकी मामा मामी को सबक सिखाने कि कैसे किसी यतीम को साथ इस तरह पेश आते हैं, पर वहाँ तो मुस्कान को पहचानने से ही इनकारी थे वो दोनों मियाँ बीवी। और फिर वहाँ की पुलिस स्टेशन में अच्छी सी हाथरदारी पर शोहरत ने सब उगल दिया कि वो किस तरह उस बच्ची को टॉर्चर करती थी। साथ मोहल्ले वालों में गवाही थी कि उसकी चीखें मिन्नतें करती आवाज़ें सुनते थे, पर अगर कुछ कहते तो दोनों मियाँ बीवी काट खाने को दौड़ाते कि अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो ले जाओ इसे, और इस महंगाई में एक वक्त का खाना भी देकर देखो तो पता चले। और इसी बात पर सब खामोश हो जाते। बुरहान का दिल किया कि एक एक को ऐसी सजा दे कि किसी मासूम के साथ जुल्म करते उनकी रूह कांप उठे। उससे उस रिजवान नामी लड़की को भी देखा जो 14-15 साल का था और इंतहाई काली शक्ल वाला। बुरहान ने उसकी दुर्गत अपने हाथों से बनाई और उन्हें वहाँ के इंचार्ज के हवाले करते ऑर्डर किए कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इंस्पेक्टर ने कहा कि उसके लिए बच्चे की गवाही की जरूरत पड़ेगी, पर बुरहान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया कि अब वो उनका चेहरा नहीं देखेगी। गवाही मोहल्ले वालों से ले लेना। वो हिदायत देते हुए वहाँ से निकला और पहली फ्लाइट से कराची आया और अब घर आते ही अपनी फेरी को अपना मुंतजिर पाया। आज क्या किया सारा दिन मेरी फेरी ने? उसकी उंगली से पकड़कर कैप उसके सर पर पहनाते वो सीढ़ियाँ चढ़कर रूम में जाने लगा। ड्राइंग की है बहुत प्यारी सी, वो खुश होते बोली। ओ वाओ ग्रेट, किसकी ड्राइंग की है मेरी फेरी ने? वो हकीकत में खुश होते पूछने लगा। बुरहान। लाउंज से आती कमाल साहब की आवाज़ पर उसका अगला कदम हवा में ही रह गया। मुस्कान ने भी पीछे मुड़कर देखा तो कमाल साहब को देखकर अपने दोस्त को देखने लगी जो अब मुड़ चुका था। जी बताएं, कैसे आना हुआ? उसे तंसिया लहजा अपनाते हुए अपने बाप को देखा, पर उनकी यहाँ मौजूदगी पर हैरान जरूर हुआ था। निकाह में क्यों नहीं आए तुम? वो गुस्से से बुरहान को देखकर बोले। बेटा, आप जाकर ड्राइंग निकाल कर रखें, दोस्त आकर देखेंगे। हैरान परेशान लॉन्च पे खड़े आदमी को अपने दोस्त पर गुस्सा करते देखती मुस्कान से बुरहान बोला तो वो इस बात में सही लाकर भागती सीढ़ियाँ चढ़ गई और अपने रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर गई। क्योंकि मुझे निकाह करना ही नहीं था। रिलैक्स सा कहता वापिस सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। जानता हूँ, तुम जैसा नाफरमान औलाद ऐसे ही अपने माँ बाप को जलील करता था। बस। कमाल साहब का बस नहीं चल रहा था, खींच कर उसे थप्पड़ मारे। और ऐसे माँ बाप के बारे में क्या राय है जो एक भतीजी को उस हैवान के हवाले कर दें और दूसरी को हार्ट अटैक के बहाने कुर्बानी की गाय समझकर अपने नाफरमान बेटे से बांधा नहीं जा रहे थे, सिर्फ 2 टके के रेस्टोरेंट के लिए? तर्क लहजे में कमाल साहब को देखते हुए पूछने लगा। बस। कमाल साहब वापे से बाहर होकर दौड़े तो बुरहान हंस पड़ा। बस कहाँ की है आपने? अर्ज करें, फिर किसको लूटने का प्लान बनाया है? एक से तो आपके बेटे का निकाह कर दिया और दूसरा अभी है तो बताएं।
फिर किसे बेवकूफ़ बनाना है, आप हुक्म करें। उनकी सुख रंगत को देखते हुए बुरहान ने मुस्कुराते जहरीला तीर फेंका। तुम हद से बड़े हो एसपी बुरहान। अपनी फूली सांसों को बहाल करते हुए मजीद गुस्सा कर ही ना सके और सोफे पर बैठ गए। अब्बू, बुरहान घबराया और पानी का ग्लास भरकर उनके पास आया। दूर करो इसे, नहीं चाहिए दिखावे की फिक्रमंदी। हाथ मारकर ग्लास को फेंकते उन्होंने गुस्से से बुरहान के फिक्रमंद चेहरे को देखा। हाँ है दिखावा, आप पानी लें। बुरहान ने उनकी मजम्मत को नजरअंदाज करते कमाल साहब के लबों से पानी का ग्लास लगाया तो ना चार उन्हें पीना पड़ा। कैसे आना हुआ आपका अपने मरे बेटे के दर पर? वो चाहकर भी गिला किए बिना ना रह पाया। बकवास बंद करो। कमाल साहब के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सुना है एसपी ने यतीमखाना खोला हुआ है। कमाल साहब के तंज पर उससे तासुब से देखा। सुना है तो ठीक ही सुना होगा। उसने लापरवाही से कंधे उचकाकर कहा। वापिस भेजो इसे अपने खानदान में और वापिस आओ घर। हुक्मिया लहजे में वो बोले तो बुरहान ने मुस्कुराकर देखा। इसका घर वहां होगा जहां मेरा होगा। बुरहान ने सुकून से कहा। पराया भोज तुम अपने सर पर कैसे डाल सकते हो बुरहान? बेवकूफ़ी मत करो, अभी भी वक्त है, इसे वापस भेज दो। कल कलां तुम्हारी बीवी आएगी, तुम्हारी औलाद होगी, तो क्या करोगे? वो क्या बर्दाश्त करेगी इसे? क्या तुम्हारी औलाद बर्दाश्त करेगी? सोच समझ कर फैसला करो। कमाल साहब को सख्त गुस्सा आया उस सलाइक औलाद पर। पहली बात तो सबसे ज्यादा हक इसका होगा मुझ पर, और दूसरी बात, मेरी बीवी कोई मामूली दिल की मालिक नहीं होगी, उसका दिल बड़ा होगा और रहम वाला। तीसरी बात, पहली औलाद ही मेरी ये है जो मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे अकेले वीरान पलों में रहमत बनकर मिली है, तो वो कैसे बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी बड़ी बहन को? बुरहान मुस्कुराता रूम के बंद दरवाजे को देखकर बोला तो कमाल साहब लब भींच कर रह गए। ये तुम्हें वक्त बताएगा, जब पछतावे होंगे तब मेरी बातें याद आएंगी। बहरहाल ये 3 करोड़ है, रखो और घर वापिस आओ, मेरी बातों पर गौर करके। बुरहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते उठे और वहां से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बुरहान को शौक छोड़कर उसकी नजर सामने रखे बड़े से ब्लैक रंग के बैग पर थी जहां हुरुलैन की आज़ादी की चाबी मौजूद थी। वो चाहता तो 3 करोड़ हासिल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर वह हराम से डरता था और अपने चचा की हिदायत पर अमल करते आज तक अपने सैलरी पैकेज के अलावा किसी से भी फूटी कोड़ी नहीं ली थी, ना ही उससे किसी को लेने दी थी। वो उठा और बैग को उठाते सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसे रूम में साइड पर रखते वो अपनी फेरी को देखने के लिए जाने लगा कि एसएचओ रहमान अली की कॉल आने लगी। बोलो रहमान। एसएचओ से उसके अच्छे ताल्लुकात थे, दोनों क्लास फेलो थे। सर, रईस जमान आपसे मिलना चाहता है, सुबह से तीसरी बार उनकी कॉल आ चुकी है। क्यों, हैरियत? सामान जानता था उसे, वो कई मुल्कों में मशहूर बिजनेसमैन था। ऐसी कोई मशकूक बात सामने नहीं आई जिसमें रईस जमान का जिक्र हो, फिर पता नहीं क्यों मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है। एसएचओ खुद उलझा हुआ था। ठीक है, देखते हैं इस रईस से मिलकर। उससे हामी भरते कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और चेंज करके मुस्कान के रूम की तरफ आया। फेरी? बुरहान मुस्कुराता नॉक करके रूम में दाखिल हुआ और उसकी तलाश में नसें घुमाई, पर वो कहीं नहीं मिली। अलबत्ता मदम सिस्क्यू की आवाज़ें आ रही थीं। वो चलता हुआ बेड के करीब आया और फिर उसके साइड पर देखा तो एक कोने में वो दबके घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी कि उसका कमजोर जिस्म हिचकियों के सदमे था। फेरी? वो परेशान सा एकदम भागकर उसके सामने बैठा। क्या हुआ फेरी? चोट लगी है कहीं? उसके हाथ पांव देखते वो परेशान सा उसके आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा देखने लगा कि वो सूसू करती नवी में साहिल आने लगी। तो डर लग रहा है? उसका चेहरा साफ करते वो मोहब्बत से पूछने लगा तो मुस्कान अस्बात में साहिल आकर उससे लिपट गई। वो दोस्त आपको वो अंकल मारने आए थे, उन्होंने आप पर गुस्सा किया और आपको मारा भी होगा। उसी गाल पर अपने छोटे से हाथ रखती पूछ रही थी। नहीं मारा मेरी जान, वो आपके दोस्त के बाबा हैं, वो सिर्फ कुछ गुस्सा थे क्योंकि आपके दोस्त उन्हें तंग करते हैं ना, बस और कुछ नहीं। वो मुझे मार नहीं रहे। अब आप रोना बंद करो, शाबाश। उसे ऊपर उठाकर वो प्यार से बोला कि मुस्कान अपनी भीगी रुखसार साफ करती उसे देखने लगी। सच्ची वो आपके बाबा हैं? वो खुश होती बोली, अलबत्ता कभी कभी दरमियान में हिचकी आ रही थी। मुच्ची मेरी जान। बुरहान ने उसे बेड पर बिठाया और खुद नीचे घुटनों के बल बैठकर शफकत से बोला। अब जल्दी से दिखाओ अपने दोस्त को ड्राइंग। उसका हाथ पकड़कर वो बोला तो मुस्कान सा हिलाती जल्दी से बेड से उठी और स्टडी टेबल से ड्राइंग बुक लेकर उसके सामने वापस बैठी और अपनी घुटनों पर बुक रखकर उसके मुस्कुराती देखती बुक खोलने लगी। कैसी लगी? अपनी छोटी सी हथेलियाँ अपनी गाल पर टिकाकर वो बुरहान के चेहरे को देखने लगी और बुरहान ड्राइंग में रोती बच्ची के पास बैठे हुए उस आदमी को देखने लगा। ड्राइंग तो मासूम बच्चे की थी पर बहुत प्यारी थी।
बहुत ज़्यादा खूबसूरत, पर ये रो क्यों रही है? उसने बच्ची की जानिब इशारा करते पूछा। रो नहीं रही दोस्त, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि रो ने उसे इतना प्यारा दोस्त दिया है, बिल्कुल अपने पापा जैसा प्यार करने वाला। वो मुस्कुराती उस तस्वीर में आदमी के ऊपर हाथ फेरती बुरहान को देखने लगी। तो फिर तो उस दोस्त को भी रोना चाहिए कि अल्लाह ने उसे इतनी प्यारी फेरी दी है। बुरहान ने कहते हुए उसके हाथों पर बोसा दिया तो वो मुस्कुरा दी। बहुत खूबसूरत ड्राइंग है, और इस पहली ड्राइंग पर गिफ्ट तो बनता है दोस्त की तरफ से। बुरहान ने मुस्कुराते जेब से चॉकलेट निकाला और उसके सामने किया। मुस्कान खिलखिलाती उसके हाथ से उछक गई। हाँ, ज़रूर देना चाहिए। उससे शरारत से आंखें घुमाई। फ्रेश होकर वो आईने के सामने खड़ी बालों में ब्रश करने के बाद अब चोटी बना रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। उसे लगा मुलाजमा नाश्ते का कहने आई है, पर अंदर दाखिल होती आसिया बेगम को देखकर वो ठड़क कर मुड़ी। ताई अम्मी, कोई काम था? सुबह सुबह उन्हें अपने रूम में देखकर नूर हैरान हुई और शौक भी कि वो पहली बार उसके रूम में आई थी सवाए निकाह वाले दिन के। मैंने तुम्हें जो सूट और चूड़ियाँ दी थी वो कहाँ है नूर? तुमने पहने नहीं? उन्होंने नूरुलैन के सादा कपड़ों को देखकर कुछ सख्ती से पूछा कि वो गड़बड़ा गई। तो ताई अम्मी, वो मैं कह रही थी अभी क्या ज़रूरत है, ये सब तो शादी के बाद पहनते हैं। वो झिझक कर नसें झुकाकर में मिलाई। देखो नूर, अभी पहनोगी तभी आदत पड़ेगी, और शादी तो हो गई है, अब सिर्फ रुखसती करनी है। वो तब होगी ना जब तुम में दाद अपना अच्छा हमसफ़र देखेगा। शाबाश निकालो, सिर्फ चूड़ियाँ ही पहन लो। वो कुछ इस तरह नरमी से बोली कि नूर ना चाहते हुए भी मज़ीद बहस से बचकर अलमारी से वो सब निकालने लगी और अपने कपड़ों के मैच कुछ स्काई ब्लू चूड़ियाँ अपनी धोतिया कलाई पर पहनने लगी। मुझे मालूम था तुम ऐसे ही मुंह उठाकर आने वाली थी, तभी देखने आ गई। अब जल्दी आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। एक नज़र डालकर उस पर कमाल साहब की हिदायत को नज़रअंदाज करती नूरुलैन से नरमी पर वो चाहकर भी अपने लहजे में नागवारी सब न कर पाई थी। आसिया बेगम चली गई और नूर खामोशी से आईने में देखने लगी। जाहिर है जिनके माँ बाप नहीं होंगे उन पर तो ऐसे हुक्म चलाया जाएगा जैसे कोई गुलाम हो उनके। वो सोचती आसिया बेगम के पीछे ही रूम से निकली। सोचों में गुम हो जा रही थी कि पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो जरा सा पलटी और दांत के रूम से उसे वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पर टाई की नॉट ठीक करते एक हाथ में ऑफिस बैग थामे और दूसरे हाथ के बाजू पर ब्लैक कोट डाले थे। बालों को खूबसूरती से सेट किए वो नूरुलैन की धड़कनों की रफ्तार तेज कर गया। वो जो पलटकर उसे देख रही थी वहीं साकित खड़ी रह गई कि दाद अपनी गहरी काली आंखों समेत मुस्कुराता बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया कि नूरुलैन को सर उठाकर उसे देखना पड़ा। नज़र लगाने का इरादा है? स्काई ब्लू सूट में उसके धमकते चेहरे को देखकर वो आगे पीछे देखता बोला। बकवास बंद करो, शक्ल देखी है कि नजर लगे। उसकी आवाज़ पर होश में आते ही अपनी छींक मिटाने के लिए छिड़क कर मुड़ी, पर अगले ही पल उसे कदम थमे जब पीछे से दाद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो धड़कते दिल के साथ घबराहट को छुपाती मस्तूई गुस्सा चेहरे पर सजाती मुड़ी। क्या बदतमीजी है सुबह सुबह? हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते वो नीची आवाज़ से बोली। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। नूर की आंखें फैल गईं। क्यों? बेसाख्ता ही मुंह से निकला। टाई ठीक से बांध दो, मुझसे नहीं ठीक हो रही। ऑफिस बैग नीचे रखते एक नजर रीलिंग से नीचे झांका। शायद आसिया बेगम किचन में और कमाल साहब अभी बाहर ही नहीं निकले थे। क्या बकवास है, पहले कौन बांधता था जो अब नहीं बंध रही? नूर उसके इरादे समझ चुकी थी तंग करने की, तभी हाथ छुड़वाकर बोली। तुम बांध रही हो या मैं नीचे सबके सामने कहूँ? वो धमकी देने लगा कि कुछ फांसे पर नूर के पांव ठटक कर रुके और दांत रेलिंग से दूर होकर रूम की दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो जैसे बताने लगी कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी बोनी। गले में फांसी की तरह फंसी टाई नॉट को बार बार ठीक करते वो बोला तो नूर को अपने हाल पर रहम आ गया। वो पाँव पटकती उसके पास आई। तुम बड़े कमीने इंसान हो दांत। वो उसके सामने आती बुराई आवाज़ से बोली। तो उसे सर को हम दिया। तारीफ के लिए शुक्रिया। वो ठीक था, वो जानती थी, पर इतना बड़ा कमीना होगा वो नहीं जानती थी। मैं पहुंच पा रही हूँ तुम्हारे गले तक। उसका सर सीने तक पहुंच पा रहा था, तभी कुछ गुस्से और कुछ शर्म से बोली, दांत पीस कर। कोशिश करो, पाँव ऊपर करो और हाथ बुलंद। शरारती नजरों से देखते कहा, मतलब पास से ही आने वाला था। नूर ने उसके सीने पर मुक्का मारते टाई को पकड़कर नीचे खींचा। आह जालिम। दांत करा उठा और नूरुलैन झुकी नसों से उसकी टाई ठीक से बांधने लगी। अलबत्ता उसकी पलकें रस रही थीं और चूड़ियों की खनक ने दांत की सोचों को उससे झगड़ा। उससे अपनी एक उंगली उसकी धोतिया कलाई में पहनी चूड़ियों पर फेरी। नूर काम कर रह गई। क्या इरादा है?
रुखसती के बारे में सोचें। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे जरा सा करीब करते सरगोशी ने पूछा कि नूर की सारी जिस्म में सनसनी फैल गई और उससे अपनी नसें उठाई तो सामने काली भूर आंखों से टकराई। हो गया। वो उस झटके से दूर होती हकलाकर बोली और बगैर उसकी तरफ देखे वहां से भाग गई। दाद ने मुस्कुराती नजरों से उसका आखिर तक पीछा किया जब तक वो सीढ़ियां उतरती नजरों से ओझल न हो गई। तैयारी कर ले बच्चे। हंसकर कहते उससे अपनी टाई को देखा तो आंखें फैल गई। पूरी टाई को उसके गले में लपेट कर बांधती थी और उसे मालूम ही ना हुआ। एक नुस्वानी कहके पर उससे देखा तो वो जरा सा सर निकाल कर उसे देखकर उसकी हालत पर हंस रही थी। बचकर कहाँ जाओगी बोनी? उसे जुबान चढ़ाते देखकर वो बोलता साथ वाले रूम में घुस गया। नूरुलैन हंसती वहां से चली गई। लैपटॉप पर चलती उसकी तेज से उंगलियां बार बार पास रखे मोबाइल पर आती रिंग पर थम जाती और फिर एक नजर डालकर वो वापस लैपटॉप की स्क्रीन पर जमा देता। मे आई कम इन सर? मैनेजर ने दरवाज़ा नॉक करते दाद से अंदर आने की इजाज़त मांगी तो उससे अपना लैपटॉप बंद करते फाइल सामने खोली। यस कम इन। दाद अपने इस बाप के चमकेचे को जानता था। सर साइन चाहिए थे कुछ फाइल्स पर। उससे अपने 32 के 32 दांत दिखाते फाइल साद के सामने रखी। दाद ने एक मुस्कुराहट फेंक कर पेन उठाया, अपने सिग्नेचर्स की और वापस फाइल्स बंद करते उसके सामने रखी कि अचानक उसका मोबाइल फिर से बजने लगा। दाद के साथ मैनेजर ने भी झुककर गौर से देखा। कोई रॉन्ग नंबर है शायद। कमाल साहब ने उस पर नजर रखने का कहा था कि काम के दौरान उसके दोस्त न बीच में टांग अड़ाएं या वो मोबाइल फोन पर बिजी ना हो। तभी मैनेजर बार बार उस पर नजर रख रहा था। हाँ, आप करेंगे बात। कुछ दांत पीसते उसे मोबाइल मैनेजर की जाने बढ़ाया तो वो गड़बड़ा गया। नो नहीं। वो जल्दी से फाइल्स उठाकर बोले तो दांत ने हाथ से दरवाजे की जाने इशारा किया, ये पैगाम देते हुए कि आउट हो जाएं। हेलो। रूखे कड़क लहजे में वो बोला तो दूसरी तरफ वही खनखनाने वाली हंसी। दांत को कोफ्त हो गई। क्या तकलीफ है आपको मैडम? क्यों तंग किया हुआ है? वेला नहीं बैठा हुआ, 1000 काम है मुझे। आइंदा कॉल की तो अच्छा नहीं होगा। गुस्से से कहते उससे बगैर दूसरी तरफ की सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तभी कुछ ही सेकंड्स गुजरे थे कि फिर मोबाइल बजने लगा। दांत ने गहरा सांस लेते सर चेयर की पुष्ट से टिकाकर खुद को रिलैक्स किया और मोबाइल कान से लगाया। कल दोपहर से उसे अनजान से नंबर मुसलसल कॉल्स मैसेजेस आने लगी। उस नंबर को उसने ब्लॉक किया तो सुबह से फिर दूसरा नंबर। वो तंग आ गया था। बताएं, क्या हिदमत कर सकता हूँ आपकी? चेयर को दाएं बाएं घुमाते हुए मुस्कुराकर बोला, पहचान लिया जनाब। गधा से आवाज आई। दांत ने दांत पीसे। नहीं, पहचानने की मंजिलें तय कर रहा हूँ। आप मदद कर दें मंजिल पर पहचानने की। क्यों नहीं? वो हंसी। मैं नाजिया हूँ, आपकी कज़न नूरुलैन की कोलीग। उस दिन बस के इंतजार में खड़ी नूरुलैन को आप लेने आए थे ना, तो उस दिन आपसे खुद तारुफ करवाने की बहुत कोशिश पर की, पर लगता था आपका मूड अच्छा नहीं था, तभी बगैर हमारी तरफ देखे चले गए। पर हम आपको भूल नहीं पाए और खुदा को यही मंजूर था कि हम मिले और एक दूसरे को जाने पहचाने। वो अपनी रो में मुस्कुराती कह रही थी और दाद आंखों में गुस्सा लिए सुन रहा था। नंबर कैसे मिला आपको मेरा? उससे बामुश्किल अपने गुस्से को कंट्रोल करते पूछा। कल नूरू लैन आई थी रिजाइन लेटर देने, उससे आपका जिक्र किया तो उसने कहा आप उसकी कज़न हैं और आजकल कुछ मसरूफ़ हैं। मैंने नंबर मांगा तो उसने दे दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? वो बोल रही थी और दांत सुनकर मुस्कुरा दिया। वाह, मोहब्बत तो ये है जो बगैर जाने अपने दांत को पहचान लिया मेरी बोनी ने। वो मुस्कुरा कर सोचने लगा। आपको ये नहीं बताया कि मैं उसका शोहर हूँ और हमारी एक बेटी भी है, और रिज़ाइन उसने मेरे कहने पर किया है कि टीचिंग के शौक में मेरी बेटी को टाइम नहीं देती। घने बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बोला तो दूसरी तरफ 400 वॉलेट का झटका लगा शोहर बेटी पर। शोहर बेटी? नूरुलैन शादीशुदा है और आप दोनों की बेटी भी है? सदमे से भरी आवाज साथ के कानों से टकराई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो नेक्स्ट बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं। बस आपकी दुआएं चाहिए इस मिशन में। और आपको कुछ कहना था मुझसे बहन? नासिर के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिरा और यहाँ दांत का छत फाड़ कहका था। उसने सोचा नहीं था कि उसे ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तुम्हारी तो खैर नहीं मेरी बोनी। मोबाइल टेबल पर रखते हुए वापस अपने काम में मसरूफ हो गया, पर उसे सबक सिखाने का इरादा जरूर कर लिया था। पहुंचने में कोई मुश्किल तो दरपेश नहीं आई एसपी? रईस सामान ने टेबल पर आते देखकर उठकर हाथ मिलाते खुश होते का पूछा। नहीं, अपना शहर है। बुरहान उसके सामने चेयर खिसका कर बैठ गया और आसपास के देहाती माहौल को देखने लगा। उसने सुबह ही सामान से कांटेक्ट किया था और रईस सामान ने उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की,
बुरहान के हामी भरते ही समान ने उसे एड्रेस सेंड किया कि यहाँ आए, वो प्राइवेट मीटिंग चाहता है। जिस पर बुरहान का मज़ीद तजस्सुस बढ़ा। वो सुबह ही मुस्कान का एक स्कूल में एडमिशन करवाकर उसे वापस घर छोड़कर अपना ख्याल रखने की हिदायत करता यहाँ पहुँच गया। ये एक गांव की तरफ जाती सड़क के किनारे छोटी सी लोकल चाय पीने की जगह थी, या छोटा सा होटल कह दो, जहाँ कोने वाली मेज़ पर सामान उससे बैठा इंतजार करता मिला। सुना है 20 का केस फिर से खुला है। पहले कई ऑफिसर्स नाकाम होकर इसे बंद कर चुके थे, पर आपने उसका एक बंदा भी मारा है और उसने आप पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। हैरत की बात है। सामान ने बुरहान के चेहरे को देखकर हैरत का इजहार किया। हैरत तो मुझे भी हुई थी उसकी खामोशी पर। बहरहाल भड़केगा जल्दी। यहाँ बुलाने का मकसद, क्यों ख्वाहिशमंद थे इस मीटिंग के? बात घुमाते हुए बुरहान ने वजह पूछी। सामान ने गहरा सांस लिया और एक सरसरी नजर आसपास डाली। मैं तुम्हें 20 के खिलाफ सबूत दूंगा और बदले में तुम। वो कहते कहते रुका। बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? बुरहान उसका चेहरा देखते जुमला मुकम्मल किया और सामान की आंखों में चमक उभरी। मुझे उसके पास से ब्लाइंड ब्यूटी चाहिए जिससे वो शादी किए बैठा है। सामान को नहीं मालूम था कि हुरुलैन बुरहान की कज़न है। उससे बात मुकम्मल करके मुस्कुराते बुरहान को देखा, जिसके माथे पर लातादाद पल नुमादार हो गए थे और जबड़ा तन गया था। ब्लाइंड ब्यूटी? वो बड़बड़ाया। होरूलैन। सामान के लफ्ज से ही आग के शोले बुरहान की रग रग में शर्रे भर उठे। वो मुझे चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? बीच में रखी टेबल को धक्का देते उससे सामान की कॉलर को पकड़ा और धाड़ कर उसके मुंह पर मुक्का मारा। होरूलैन चाहिए तुम्हें? वो गुर्राया और पूरी ताकत से उसे दूसरी टेबलों के ऊपर फेंका। सामान बुरी तरह चिल्लाया और लड़खड़ा कर उठकर बुरहान पर झपटा, और देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। आसपास के लोग दोनों को बुरी तरह मारपीट करते देखकर दूर हो गए। अचानक उस जगह में चीखों पुकार मच गई और लोग फाइट की आवाज़ पर वहां से भागे। मारो इसे। सामान बुरहान को छोड़कर दूर हुआ और चिल्लाकर बोला। असल में तो उससे एसपी बुरहान एक रुकावट लगा था, जिससे ट्रैफिक पुलिस स्टाफ को सख्त ऑर्डर दिए हुए थे, खास से आम ट्रांसपोर्ट चेकिंग के, और हर तरफ सख्ती से पुलिस ऑफिसर को बावर करवा दिया था कि अगर किसी ने रिश्वत ली या किसी मुजरिम को वाद से रिश्तेदारी में भी छोड़ा तो उसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। अब रईस सामान के जो लोग थे, पुलिस में सपोर्ट करने वाले, वो भी घबरा कर कोई मदद नहीं कर रहे थे। उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर हो गया था और अब उनका ट्रक काफ़ी लड़कियों समेत अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद था, खुफिया जगह पर, और ना ही बहरी रास्ते जा पा रहे थे। बुरहान के संभलने से पहले ही सामान वहां से भाग गया था, पर उस पर सामने से गोलियों की बारिश होने लगी। गन पकड़े बुरहान फायर्स करते बिल्कुल उनके चुंगल में फंस गया था कि कहीं से रास्ता न बचा था। पर शिश की आवाज़ पर उसने देखा तो दूसरी दीवार के साथ लगी हाथ में गन पकड़े मुस्कान खड़ी उसे अपनी तरफ आने के लिए इशारा कर रही थी। उसे देखकर बुरहान का दिमाग घूम गया। उससे सुना था लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं, पर इस लड़की को देखकर वो सब गलत साबित हो रहा था। उससे दांत पीसकर सामान के भागने पर अफसोस करते फायर्स के बंद होने पर मुस्कान के सामने देखा, जहाँ से निकलने का रास्ता साफ था। कुछ जंगल जैसा था, पर बच सकते थे दोनों। नीचे बैठकर उससे एक दो गिनते बॉल की तरह जिस्म को हरकत देते अगले ही पल था कि आवाज़ अपने कान के करीब सुनते ही वो मुस्कान के करीब पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरा कच्चे रास्ते पर। दोनों अलग अलग दरख्त की आड़ में बैठ गए, गन सामने पकड़े। यहीं कहीं होगा। जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए आज ओएसपी। एक भारी आवाज़ उन्हें सामने से करीब सुनाई दी। मुस्कान ने मुस्कुराते उसे देखा। बुरहान भी उसे देख रहा था कि कदमों की चाप बिल्कुल करीब सुनाई देने लगी। ट्रिगर पर रखी उंगलियों पर मजबूती करते उससे बुरहान को देखा और उसके सामने पत्थर की जानिब इशारा किया। वो समझती सही ला गई थी। उसे कैसे भी करके सामान के आदमियों को मारना था कि वो बुरहान के हाथ न चढ़ जाए। अगर वो उसके हाथ आ गए तो सामान पकड़ा जाता और ब्लैक किंग हमेशा के लिए छुप जाता, पर उसे ऐसा नहीं होने देना था। आहिस्ता से उठाया और अपनी बाएं जानिब फेंका। वो रहा। पत्थर फेंकने पर उन्हें लगा कि वहाँ बुरहान है। उनका ध्यान जैसे ही भटका देखकर दोनों अपनी पिस्टल पर उंगलियां मजबूत करते सामने आए, और वो जो बाएं जानिब देख रहे थे, बुरहान ने उनकी टांग बाजू कंधे का निशाना लिया, पर मुस्कान ने उसके उलट होकर उसके सर और सीने का निशाना बनाया था। ये क्या कर दिया तुमने? मारना नहीं था उन्हें। बुरहान गुस्से में उन्हें ज़मीन पर देखकर मुस्कान की जानिब लपका कि उसे सामने गन कर दी।
खबरदार आगे बढ़े, मैंने वो किया है जो सही था। अगर हम उन्हें नहीं मारते तो उनके हाथ में गन थी और वो हम पर अटैक कर सकते थे। गन वापस बेल्ट में लगाकर उसे मुस्कुराते कहा। बुरहान ने गुस्से से पहले लाशों को देखा, फिर उससे देखा। लड़की हो, डर नहीं लगा इतनी बेरहमी दिखाते? वो सामने आकर उसके चेहरे को देखते पूछने लगा। डरना छोड़ दिया। जब डरते थे तो लोग डराते थे, अब डराते हैं तभी लोग डरते हैं, वरना सांसों तक पहुंच जाते हैं। मुस्कुराते वो आगे बढ़ी वापस जाने के लिए। यहाँ कैसे पहुंची तुम? तुम्हें कैसे मालूम हुआ मैं यहाँ आ रहा हूँ? उसका हाथ पकड़कर वापस अपनी तरफ खींचते पूछा तो मुस्कान ने मुस्कुराते उसे देखा। जैसे मेरे दिल को पहले दिन तुम्हें देखकर मालूम हुआ ये मेरा हीरो है। उससे शरारत से आंखें घुमाई। बुरहान जो उसके नकोश को देख रहा था जवाब पर उसे घूरा। बहुत बकवास करती हो, और ये गन क्यों रखी है अपने पास? उसे छोड़ते अब वो उसके पास मौजूद गन का पूछने लगा। लाइसेंस मौजूद है साहब, वरना मालूम है बगैर लाइसेंस के हमारी जिंदगी का ही लाइसेंस खत्म हो जाएगा। जेब से लाइसेंस निकालकर उसके सामने कर दी वो मुस्कुरा कर बोली और साथ मुंह में बबल डाला। बुरहान एक नज़र लाइसेंस पर डालकर उसके चेहरे को देखने लगा और फिर उसके हिलते सुर्ख लबों को। चलती हूँ। दो उंगलियां माथे तक लाते वो मुस्कुरा कर मुड़ी कि बुरहान ने पीछे से उसकी जैकेट के कॉलर को पकड़े वापस अपने सामने खड़ा किया। वो गिरते गिरते बची। क्या हरकत है, लड़की के साथ ऐसे पेश आते हैं? वो गुर्रा कर खुद को आज़ाद करवाने लगी पर नाकाम। कहाँ से लड़की लगती हो? तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? ब्लैक बूट, जीन्स पर येलो टी शर्ट, ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, बालों की ऊंची पोनी बांधे, मुंह में मौजूद बबल की वजह से मसलसल हिलते सुर्ख लबों की हरकत से वो एक लोफर लड़का तो लग रही है पर लड़की नहीं। तुमसे मतलब? सख्त मसम्मत करती खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। इसका भरपाया करती जाओ। बुरहान ने उसे सामने पड़े लोगों की जानिब इशारा दिलाया। मैं कैसे करूं? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, ऊपर से मुझ पर ही उलट रहे हो। भलाई का तो जमाना नहीं। घबराती वो बोली तो बुरहान ने उसके घबराने पर मुस्कुराहट जमाई। तुम्हें किसने कहा था बीच में कूदने के लिए? वो उसकी आंखों में देखते बोला। मेरे दिल ने। वो इत्मीनान से बोली। और क्या कहता है तुम्हारा दिल? उसका चेहरा अपने करीब करते पूछने लगा तो मुस्कान ने घबराहट से अपनी पलकें झपकी। वो और तेजी से मुंह में पड़े बबल को चबाने लगी और उसकी आंखों में देखती रही। तुम्हारा साथ? कॉलर पर पकड़ सख्त देखकर वो बोल उठी और फिर उसे देखने लगी। अगर मैं ये तुम्हारा ख्वाब तोड़ दूं तो? उसके मुंह की हरकत को देखते अबरूज खाकर पूछा। एक पल को बुरहान को लगा उसकी आंखों में वीरानी छाई हो, पर दूसरे ही पल उसे अपना वहम लगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे यकीन हो जाएगा मैं बनी ही टूटने के लिए हूँ। वो बोली तो बेसाख्ता बुरहान की पकड़ नरम पड़ गई और फिर उससे आज़ाद हो गई। एक बात का जवाब दोगे? चाहते हुए वो पलटी। बोलो। उसके बेतासु चेहरे को देखते बुरहान बोला। तुम ख्वाब तोड़ना जानते हो एसपी? उसके सवाल पर बुरहान के दिल ने नफी की। हाँ, बहुत अच्छी तरह। वो तमस्सुर से मुस्कुराकर बोला तो मुस्कान साहिल आ गई। मैं तुम्हारी फेरी को देखकर समझ चुकी हूँ। वो हंसकर कहती उसे साकित छोड़कर वहां से चली गई। बुरहान ने सबसे मुठ्ठियां भींची। आखिर क्यों ये लड़की गले पड़ने लगी थी? और मैं क्यों इससे नरमी बरत रहा हूँ? अभी तो मेरे सामने इसके सबूत पड़े हैं। उसने लाशों को देखकर सोचा। और उसने तुम्हें बचाया था। दिमाग ने कहा। फिर तो वो मासूम लोगों को बचाती है। दिल ने कहा। पर गलत तरीके से बचाती है, गलत इंसान का साथ देकर। फिर आवाज आई। क्या तुम खुद को रोक पाए फेरी को उस दरिंदे के पास देखकर? तुमने भी तो उसे मार डाला बेदर्दी से। क्या वर्दी पहनकर मारना गुनाह नहीं, और बगैर वर्दी के मारना गुनाह? बुरहान ने सबसे दोनों हाथों से बाल झगड़े। कुछ नहीं है बुरहान, अपने काम पर तवज्जो दो। वो खुद को झिड़क कर बाहर आया और उस होटल में जाने लगा जहाँ वीराना बन गया था। उसे अफसोस होने लगा।